Hello everyone, welcome to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए भाई क्लास को शुरू करते हैं हम आज की। और हमेशा की तरह आप सबसे स्टार्टिंग में आपको मिलेगा वोकैब, डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहता है। और ये सारा का सारा वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको एग्जाम में यही वर्ड्स एज इट इज़ मिलते हैं। उसके हम पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि भाई वर्ड्स हैं क्या, नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। उसके बाद हम करते हैं इसके सिनोनिम्स एंड इसके एंटोनिम्स। इसी क्लास में आपको मिलेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं सारे एक सिंगल क्लास में डेली बेसिस पर आपको मिल जाते हैं। सेकेंड पोर्शन में कवर करेंगे हमेशा की तरह रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ग्रामर। सबसे पहले करेंगे हम एडिटोरियल एनालिसिस, द हिंदू से एक प्यारा सा एडिटोरियल उठाएंगे और उसके बाद उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और एग्जाम में जो अनसीन पैसेज आता है उसको आप आसानी से समझ पाएंगे और ईजिली उसको टैकल कर पाएंगे। देन हम करेंगे कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज एंड ग्रामर एमसीक्यूज। बिल्कुल एग्जाम वाले फॉर्मेट पर रहते हैं, आपको लगेगा कि आप क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कर रहे हो, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बढ़िया प्रैक्टिस है। थर्ड पोर्शन में कवर करेंगे क्लोज टेस्ट एंड PQRS यानी कि पैराजंबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल एग्जाम में आते हैं और इनको टैकल करना ईजी नहीं होता, लेकिन जब आप मेरे साथ कुछ ट्रिक्स लगाते हो और डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हो इनको, तो फिर इनको टैकल करना आसान हो जाता है और आपके फुल मार्क्स सिक्योर होते हैं। लास्ट पोर्शन में हम कवर करेंगे ट्रिकी MCQs प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। जितना आपने स्टार्टिंग में वोकैब पढ़ा है, जितने एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, इन सभी की लास्ट में करेंगे ट्रिकी MCQs के साथ प्रैक्टिस। और इसके बाद तो भाई चीज़ें आपको रट जाएंगी। जितना आपने वोकैब पढ़ा है सारी की सारी आपको लास्ट तक याद हो जाएगी। ये सारे बेनिफिशरीज़ हैं, चाहे SSC के जितने बच्चे हैं वो तैयारी करते हैं, चाहे CGL की, चाहे CPO, CHSL या फिर स्टेनो या कोई और भी एग्ज़ाम है SSC का जिसमें इंग्लिश आती है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। उसके अलावा अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस या फिर UPSC एस्पिरेंट्स हैं, तो आप सभी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि सब कुछ है इसमें। इंग्लिश की हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। तो आप लगाएं इसको, मॉर्निंग में हो जाती है क्लास 8 बजे। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इम्पोर्टेंट अपडेट्स। एक बात और, टेलीग्राम चैनल है हमारा, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करेंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट PDF मैं डेली बेसिस पर वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। ओके, चलिए भाई शुरू करते हैं। वोकैबुलरी, आज का पहला वर्ड है ओवर रीच। ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है अपनी हद से आगे बढ़ जाना। टू गो बियॉन्ड लिमिट्स ऑफन टू वंस डिट्रीमेंट। देखो, आपकी जो भी लिमिट है, किसी भी चीज़ की, किसी भी व्यक्ति की जो भी लिमिट है, उसको पार करके और आगे बढ़ जाना, उसको बोलते हैं ओवर रीच करना। ओवर मतलब ज़्यादा, रीच मतलब पहुंचना। तो हद से ज़्यादा आप कहीं पहुंच गए, मतलब क्या, आप हद से आगे बढ़ गए। द पॉलिटिशियन ओवर रीच्ड बाई ट्राइंग टू कंट्रोल द जुडिशरी। पॉलिटिशियन ओवर रीच कर गया, बहुत हद से ज़्यादा आगे बढ़ गया और क्या करने लगा, ट्राई करने लगा जुडिशरी को कंट्रोल करने का। जुडिशरी यानी कि न्याय विभाग जो होता है, तो उसको कंट्रोल करने का ये ट्राई करने लगा, तो ओवर रीच कर गया। ओवर स्टेप हो गया, मतलब क्या, स्टेप होता है कदम, तो ओवर स्टेप कर दिया, हिसाब से ज़्यादा कदम बढ़ा दिए। एक्सीड कर गया और ट्रांसग्रेस, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे ट्रांसग्रेस को। एक तरफ तो हद से आगे बढ़ गया है, ओवर स्टेप हो गया, एक्सीड कर गया। दूसरी तरफ रेस्ट्रिक्ट यानी कि अभी भी रेस्ट्रिक्शन में है। कन्फाइन है और लिमिट है, कन्फाइन को मार्क करेंगे। नेक्स्ट अगला वर्ड है डिसेंट। नाउन भी है और एक इसका ये एक वर्ब भी है। इसका मतलब होता है डिसेंट का असहमति, डिसएग्रीमेंट विद ऑफिशियल और कॉमनली हेल्ड व्यूज़। भाई किसी एक ऑफिशियल के साथ आपका डिसएग्रीमेंट है या फिर एक कॉमनली हेल्ड व्यूज़ है कि भाई एक आम विचार है, उससे आप असहमत नहीं हो, असहमति है आपकी, तो डिसेंट है। ही वॉइस्ड हिज डिसेंट ड्यूरिंग द हीटेड डिबेट। कोई एक डिबेट चल रही है, हीटेड है मतलब काफ़ी गर्म उस पर मोड़ पर है डिबेट। ही वॉइस्ड हिज डिसेंट, तो उसने क्या, अपनी डिसेंट, अपनी असहमति वॉइस करी है, मतलब जताई है। डिसएग्रीमेंट, ऑपोजिशन और प्रोटेस्ट, ये तीनों जाते हैं डिसेंट के सिनोनिम। इसके एंटोनिम क्या रहेंगे, एग्रीमेंट, कंसेंसस और हार्मनी। मार्क करेंगे कंसेंसस को। कंसेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट, सहमति में होना। हार्मनी भी वही होता है जहाँ पर कोई झगड़ा नहीं हो रहा। तो ये दोनों अच्छे वर्ड्स हैं, इनको मार्क करेंगे। अगला वर्ड है जूरिस्प्रूडेंस। नाउन होता है, विधि शास्त्र को बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस। द थियरी और फिलोसफी ऑफ लॉ। भाई जो कानून होता है ना, कानून, उसकी जो फिलोसफी है, उसकी जो थ्योरी है, उसी को बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस। या फिर इसका एक मीनिंग ये भी निकल सकता है कि जो न्याय देने का जो एक तरीका होता है किसी का, उसकी जो पूरा एक
थ्योरी है, उसकी जो फिलॉसफी है कि भाई किस तरीके से न्याय दिया जाएगा, कोई व्यक्ति कैसे न्याय देगा, उसको भी ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंश्योर्स जस्टिस फॉर ऑल। जो कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना, जो विधि शास्त्र है, वह जो न्याय का तरीका है कॉन्स्टिट्यूशनल, वो इंश्योर करता है, आश्वस्त करता है जस्टिस फॉर ऑल, कि भाई सभी को न्याय मिले। लीगल थियरी, लॉ और लीगैलिटी, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या रहेंगे भाई? लीगल थ्योरी, लॉ, लीगैलिटी। एंटोनिम्स क्या रहेंगे फिर? लॉलेसनेस, जहाँ पर लॉ नहीं है, डिसऑर्डर और एनार्की। ठीक है, आप इसका मीनिंग याद कर लेना, बाकी सिनोनिम एंटोनिम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक वर्ड इसी के जैसा और है, JURISDICTION, जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन क्या होता है? जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है वो क्षेत्र जो किसी एक अधिकारी के अंडर में आ रहा होता है, किसी एक कानून के दायरे में आ रहा है। दायरा बोलते हैं जुरिस्डिक्शन को, दायरा मतलब जुरिस्डिक्शन। तो ये भी अच्छा वर्ड है, इसको भी आप साथ में मार्क कर लेंगे, जुरिस्डिक्शन। ओके, ज्यूरिस्प्रूडेंस और जुरिस्डिक्शन दोनों को साथ ही याद कर लेंगे। जुरिस्डिक्शन क्षेत्र है जो दायरे में आ रहा है कोई चीज़, और ज्यूरिस्प्रूडेंस न्याय करने का तरीका क्या होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा दोनों। अगला वर्ड देखते हैं, डिस्कोर्स। नाउन होता है विमर्श या फिर संवाद को बोलते हैं डिस्कोर्स। डिस्कोर्स यानी कि क्या है? एक डिस्कशन है, एक डिबेट है, उसी को बोलते हैं डिस्कोर्स। द एकेडमिक डिस्कोर्स हेल्प्ड फ्रेम द पॉलिसी। एकेडमिक डिस्कोर्स, जो डिस्कशन हुआ, उसने हेल्प करा फ्रेम करने में, पॉलिसी को बनाने में। डायलॉग, डिस्कशन और डिबेट, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो डिस्कशन है, डिस्कोर्स हो रहा है, वही डायलॉग करा जा रहा है। डायलॉग मतलब बातचीत करी जा रही है, डिबेट करी जा रही है। दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा? साइलेंस, एकदम शांति में है चीज़ें, क्वाइट है। और रेटिसेंस, मार्क करेंगे रेटिसेंस को, और डायलॉग को मार्क कर सकते हो। डायलॉग का मतलब बातचीत होता है, ये फिल्म वाला डायलॉग नहीं है। नेक्स्ट अगला वर्ड है एडजुडिकेट। वर्ब होता है, इसमें डी साइलेंट है, एडजुडिकेट बोलते हैं इसको। निर्णय करने को बोलते हैं एडजुडिकेट करना। टू मेक अ फॉर्मल जजमेंट और डिसीजन, जजमेंट करना, डिसीजन करना, तो इसको बोलते हैं एडजुडिकेट करना। द सुप्रीम कोर्ट एजुकेटेड ऑन द मैटर। सुप्रीम कोर्ट ने एजुडिकेट किया है मतलब क्या? जजमेंट किया, फैसला किया है मैटर के अंदर। मैटर मतलब मामले में, किसी एक केस में। जज करना, डिसाइड करना, सेटल करना, ये तीनों हो जाते हैं एडजुडिकेट के सिनोनिम। एक तरफ जज करा जा रहा है, डिसाइड करा जा रहा है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा? डेफर कर रहे हैं। हेजिटेट हो रहा है और इग्नोर करा जा रहा है, ठीक है, तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम। डेफर का मतलब होता है टालना चीज़ों को, ठीक है। हेजिटेट और इग्नोर, ये तीनों का सेम ही मीनिंग है। नेक्स्ट अगला वर्ड है प्रेस्क्राइब। वर्ब होता है निर्धारित करना, टू ले डाउन रूल्स और सजेस्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन। रूल्स वगैरह बनाना, निर्धारित करना और सजेस्ट करना एक कोर्स ऑफ एक्शन, उसी को बोलते हैं प्रेस्क्राइब करना। द लॉ प्रेस्क्राइब्स सीवियर पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। अच्छा, फ्रॉड होता है, तो फ्रॉड के लिए लॉ ने क्या कर रखा है? प्रेस्क्राइब कर रखा है, निर्धारित कर रखा है एक सर्टेन तरीके का सीवियर पनिशमेंट। रिकमेंड करना, स्टिपुलेट करना और स्पेसिफाई करना। तो स्टिपुलेट को मार्क कर सकते हो आप, स्पेसिफाई को कर सकते हो, अच्छा वर्ड है। एक तरफ तो भाई आपने रिकमेंड किया है, चीज़ों को निर्धारित किया है, दूसरी तरफ निगलेक्ट कर रखा है, डिनाई कर रहे हो और रिजेक्ट, ये तीनों इसके होंगे एंटोनिम्स हो जाएंगे ये तीनों। अगला वर्ड है लेजिटिमेट। एडजेक्टिव होता है वैध या उचित को बोलते हैं लेजिटिमेट। कन्फॉर्मिंग टू लॉ और रूल्स, जस्टिफाइबल। कोई चीज़ अगर लॉ के अकॉर्डिंग है, कोई चीज़ जस्टिफाइबल है, लीगल है, उसको बोलते हैं लेजिटिमेट। ही रेज्ड लेजिटिमेट कंसर्न्स अबाउट द पॉलिसी। उसने क्या करा है? रेज करा है लेजिटिमेट कंसर्न, यानी कि लीगल वैध कंसर्न, चिंताएं जताई हैं अबाउट द पॉलिसी, पॉलिसी के बारे में। लॉफुल, वैलिड और जस्ट, ये तीनों होंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे इसके इलेजिटिमेट, इनवैलिड और अनलॉफुल, तीनों जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है एम्बिट। नाउन होता है परिधि या क्षेत्र को बोलते हैं एम्बिट। स्कोप और रेंज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की रेंज में कोई चीज़ आ रही है, किसी चीज़ के स्कोप में कोई चीज़ आ रही है, मतलब क्या उसकी परिधि में, उसके क्षेत्र में, तो उसको बोलते हैं एम्बिट। द इशू फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ न्यू लॉ। नया कानून के एम्बिट में आता है, दायरे में आता है। दायरा भी इसका एक मीनिंग हो सकता है, दायरा, ठीक है। तो एम्बिट क्या हो गया? दायरा यानी कि क्षेत्र। तो किसी एक द इशू फॉल्स, ये जो इशू है कोई, वो कहाँ फॉल करता है, कहाँ आता है? एम्बिट में, दायरे में आता है नए कानून के। स्कोप, रेंज और बाउंड्री, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे इसके लिए लिमिटेशन, एक्सक्लूजन और रेस्ट्रिक्शन। भाई लिमिटेशन है, लिमिट लगी हुई है, एक्सक्लूजन मतलब बाहर कर दिया गया है, और रेस्ट्रिक्शन है, उसकी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, उसमें लिमिट लगी हुई है। नेक्स्ट इंडिस्पेंसेबल। एडजेक्टिव होता है अनिवार्य है कोई चीज़, उसको बोलते हैं इंडिस्पेंसेबल। एब्सोल्युटली नेसेसरी, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी को बोलते हैं इंडिस्पेंसेबल। अगर वर्ड बड़ा है उसको तोड़ के पढ़ा करेंगे, इनडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल।
वाटर इज़ इंडिस्पेंसेबल फॉर सर्वाइवल। तो वाटर क्या है, बहुत ज़्यादा इंडिस्पेंसेबल है, मतलब क्या, उसको अलग नहीं किया जा सकता, उसके बिना रहा नहीं जा सकता। तो एब्सोल्युटली नेसेसरी है फॉर सर्वाइवल, यानी कि जीने के लिए। एसेंशियल, वाइटल और क्रूशल, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। मार्क कर लेंगे इसमें से वाइटल को, मार्क करेंगे क्रूशल को, एग्जाम में कई बार आए हैं। एक तरफ तो भाई चीज़ अनिवार्य है, नेसेसरी है, दूसरी तरफ इसका उल्टा डिस्पेंसेबल है, ऑप्शनल है और अननेसेसरी है। चीज़ों को उनको उसके बिना रहा जा सकता है। तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है इनिमिकल। एडजेक्टिव होता है, बहुत प्यारा वर्ड एग्जाम में कई बार आया है, इसको ध्यान से देखेंगे। शत्रुतापूर्ण, प्रतिकूल, हार्मफुल और हॉस्टाइल। इनिमिकल का मतलब होता है कि भाई हॉस्टिलिटी में है चीज़ें, शत्रुपूर्ण है, दुश्मनी वाली चीज़ें हैं। पॉलिसीज इनिमिकल टू प्रेस फ्रीडम वर क्रिटिसाइज। जो पॉलिसीज इनिमिकल थी प्रेस फ्रीडम से, उसके विरोध में थी, उसके हार्मफुल थी उसके लिए, प्रेस फ्रीडम के लिए, तो वो कैसी थी, वर क्रिटिसाइज, उनको उनकी आलोचना हुई। तो इनिमिकल मतलब क्या है, विरोधाभास में है चीज़ें, विरोध में है, सॉरी विरोधाभास नहीं, विरोध में है, हार्मफुल है, हॉस्टाइल में है, शत्रुतापूर्ण है, अगेंस्ट है। हॉस्टाइल, हार्मफुल, एडवर्स। एडवर्स को मार्क कर सकते हो आप, हॉस्टाइल को भी मार्क कर सकते हैं, हार्मफुल का तो पता है। इसके एंटोनिम्स रहेंगे फ्रेंडली, सपोर्टिव और फेवरेबल। नेक्स्ट अगला वर्ड है कोरोबोरेटेड। वर्ब होता है पुष्टि करना, टू कन्फर्म और गिव सपोर्ट टू अ स्टेटमेंट। कोई एक स्टेटमेंट है, उसको आप कन्फर्म कर दे रहे हो, अपनी सपोर्ट दे रहे हो कि हाँ भाई ये चीज़ ठीक है, उसकी पुष्टि कर रहे हो, सर्टिफाई कर रहे हो उसको, तो उसको बोलते हैं कोरोबोरेटेड। द अलीबी वॉज कोरोबोरेटेड बाई सीसीटीवी फुटेज। अलीबी को कोरोबोरेट करा गया सीसीटीवी फुटेज के द्वारा। कन्फर्म करना, वैलिडेट करना, सब्सटेंशिएट करना, ये तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे सब्सटेंशिएट को, वैलिडेट को भी कर सकते हैं। एक तरफ तो भाई कन्फर्म करा जा रहा है, वैलिडेट करा जा रहा है, दूसरी तरफ कंट्राडिक्ट है, डिसअप्रूव कर रहे हो और रिफ्यूट कर रहे हो। रिफ्यूट मतलब खारिज कर दे रहे हो, तो मार्क करेंगे रिफ्यूट को, और कॉन्ट्राडिक्ट को भी मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड है ट्रांसग्रेशन। नाउन होता है उल्लंघन या फिर पाप को बोलते हैं ट्रांसग्रेशन। एक्ट ऑफ वायलेटिंग लॉ और मोरल कोड। मोरल कोड को या फिर किसी एक लॉ को वायलेट कर देना, उसको बोलते हैं ट्रांसग्रेशन। एक वर्ड और ऊपर आया था शायद, ये इसका ट्रांसग्रेशन का ही शायद वो सिनोनिम था। हाँ, ये ओवर रीच है ना। तो ओवर रीच करने का क्या मतलब है, ओवर रीच करना यानी कि उल्लंघन कर देना। भाई आप किसी चीज़ से लिमिट से आगे बढ़ गए हो, तो मतलब क्या, आपने उल्लंघन करा है चीज़ों का, तो वही होता है ट्रांसग्रेशन। द कोर्ट पनिश्ड हिम फॉर हिज ट्रांसग्रेशंस। कोर्ट ने पनिश कराया उसको किस लिए, कि वो ट्रांसग्रेशन कर गया था, किसी चीज़ का उल्लंघन करा था उसने। वायलेशन, ऑफेंस और ब्रीच। ब्रीच मार्क करो, बहुत प्यारा वर्ड है, और वायलेशन भी आप कर सकते हो मार्क। ऑफेंस का तो पता होगा यार, ऑफेंस मतलब कोई क्राइम, कोई पाप, कोई गलत चीज़, गलत काम। एंटोनिम्स रहेंगे ओबीडियंस, कॉम्प्लायंस और अडेरेंस। मार्क करो अडेरेंस को, मार्क करो कॉम्प्लायंस को। नेक्स्ट अगला वर्ड है थ्रस्ट। नाउन होता है और मुख्य उद्देश्य को बोलते हैं थ्रस्ट। बल देना, मेन पॉइंट है या फिर किसी चीज़ को फोर्सफुल पुश करना, उसको बोलते हैं थ्रस्ट। द थ्रस्ट ऑफ हिज स्पीच वॉज ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म। उसका जो बल था ना स्पीच का, किस चीज़ पर जोर दिया जा रहा था, मेन मुद्दा क्या था, मेन पॉइंट क्या था, वॉज ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में रिफॉर्म के ऊपर था। फोकस, ड्राइव और एम्फेसिस, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे डिस्ट्रैक्शन, डिफ्यूजन और अवॉइडेंस। मार्क कर सकते हैं आप डिफ्यूजन को, डिस्ट्रैक्शन और अवॉइडेंस का तो आपको पता है। अगला वर्ड है रिग्रेस। एडजेक्टिव होता है कड़ा, कठोर, उसको बोलते हैं रिग्रेस। स्ट्रिक्ट और थोरो। द ट्रेनिंग रिजीम वॉज रिग्रेस एंड इंटेंस। जो ट्रेनिंग रिजीम थी, ट्रेनिंग थी किसी की, वो कैसी थी, रिग्रेस थी, काफ़ी ज़्यादा कठोर थी, स्ट्रिक्ट थी, और इंटेंस काफ़ी भीषण थी। हार्श, सीवर और थोरो, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, कठोर है, दूसरी तरफ इसका उल्टा लीनियंट, माइल्ड और इजी, ये तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है टेनेट्स। नाउन होता है सिद्धांत को बोलते हैं टेनेट्स। प्रिंसिपल्स और बिलीफ्स। भाई किसी चीज़ का प्रिंसिपल, किसी चीज़ का बिलीफ, उसी को बोलते हैं टेनेट्स। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ वन ऑफ द टेनेट्स ऑफ डेमोक्रेसी। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, एक टेनेट्स है, मतलब क्या, एक प्रिंसिपल है किस चीज़ का, डेमोक्रेसी का, कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर एक प्रिंसिपल है कि भाई वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच रहती है, वहाँ पर बोलने की आज़ादी रहती है। प्रिंसिपल्स, बिलीफ्स और डॉक्ट्रिन्स, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे डाउट्स, बिलीफ और हेयरसी। हेयरसी ओके, मार्क कर सकते हैं हेयरसी को। वर्ड्स कंप्लीट हुए, आपने देखा कितने प्यारे वर्ड्स हैं और कितने इंपॉर्टेंट है। भाई एग्जाम में ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ से वर्ड्स ना आए। सिलेक्शन इनका इसीलिए करा जाता है वर्ड्स का, कि भाई ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वर्ड्स ना आए। ओके, चलिए, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो अभी जितने बच्चे देख रहे हैं
सारे के सारी वीडियो को अभी लाइक करेंगे। आगे हम करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला है हाई एंड ड्राई, अकेला छोड़ देना बिना मदद के। अबेंडन विदाउट हेल्प, किसी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ी कि भाई वो आपकी मदद ले, लेकिन आप उसको छोड़कर भाग गए, तो मतलब क्या है, हाई एंड ड्राई। या फिर किसी व्यक्ति की आपको ज़रूरत पड़ी, वो आपको छोड़कर भाग गया, तो आप कैसे रह गए, हाई एंड ड्राई। भाई हाई थे आप हाई थे और किसी ने आपको पानी भी नहीं दिया, मतलब आपको ड्राई छोड़ दिया, तो मतलब क्या, आपकी मदद नहीं करी, बिना मदद के आपको छोड़ गया कोई। वैन द स्टॉर्म हिट, हाई का मतलब होता है नशे में होना। आप नशे में थे, आप पानी मांग रहे थे, किसी ने आपको पानी नहीं दिया, आपको सूखा छोड़ दिया, ड्राई छोड़ दिया, तो मतलब क्या, वो चला गया आपका बिना हेल्प करे। अबेंडन विदाउट हेल्प। वैन द स्टॉर्म हिट द विलेजर्स वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई। वैन द स्टॉर्म हिट, जब तूफान आया, द विलेजर्स वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई विदाउट हेल्प, उनको छोड़ दिया गया। रैप द हेड अराउंड, किसी जटिल बात को समझने की कोशिश करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग डिफिकल्ट। अच्छा, रैप द हेड अराउंड, आपने अपना सर लगा दिया किसी चीज़ में, मतलब अपनी बुद्धि लगा दी आपने किसी चीज़ में, तो मतलब क्या, आपने किसी एक डिफिकल्ट सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करी। ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग डिफिकल्ट। आई कांट रैप अप माई हेड अराउंड क्वांटम फिजिक्स, तो क्वांटम फिजिक्स में अपनी दिमाग नहीं लगा सकता, काफ़ी डिफिकल्ट होता है उसको समझना। अगला है पार्ट एंड पार्सल, एग्जाम में कितनी बार आया भाई। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है एक अभिन्न हिस्सा, एक एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको बोलेंगे पार्ट एंड पार्सल। स्ट्रेस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो वो क्या है, स्ट्रेस उसमें एक पार्ट एंड पार्सल है, उसका अभिन्न हिस्सा है, उसमें रहता ही रहता है। जब भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो स्ट्रेस तो रहता ही रहता है। ब्लू आइड पर्सन, किसी खास पसंदीदा व्यक्ति, एक फेवरेट पर्सन ऑफ समवन इन अथॉरिटी। ब्लू आइड पर्सन है, अच्छा किसी की आंखें अगर ब्लू होती हैं तो उसको तो सब पसंद करते हैं ना, वो अच्छा दिखता है ना सबको कि भाई ये डिफरेंट है, ये यूनिक पर्सन है, तो उसको सब प्यार करते हैं। तो ब्लू आइड पर्सन कौन है, सभी के लिए प्यारा, जो किसी एक खास व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं ब्लू आइड पर्सन। ही गॉट द प्रमोशन बिकॉज ही इज़ द मैनेजर्स ब्लू आइड बॉय। वो क्या करता है, वो गॉट द प्रमोशन, उसको प्रमोशन मिला क्योंकि वो क्या था, मैनेजर का ब्लू आइड बॉय था, मतलब क्या, उसका पसंदीदा व्यक्ति था। फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। अपील टू का मतलब होता है प्रभावित करना या फिर अपील करना। ही अपील्ड टू द जूरी फॉर कंपैशन, तो उसने क्या अपील करा है, मतलब क्या, उसने प्रार्थना करी या रिक्वेस्ट करी है जूरी से, फॉर कंपैशन, दया करने के लिए। अप्लाई फॉर का मतलब होता है, जूरी होता है जज, ऊपर जूरी है ना, जूरी मतलब जज। वो अप्लाई फॉर का मतलब होता है आवेदन करना, भाई अप्लाई करना, आप एग्जाम के फॉर्म को क्या करते हो, यू अप्लाई फॉर इट। आई अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप लास्ट वीक, मैंने लास्ट वीक स्कॉलरशिप के लिए क्या करा है, अप्लाई किया है, आवेदन दिया है। आस्क अराउंड का मतलब होता है लोगों से जानकारी मांगना। शी आस्क्ड अराउंड टू फाइंड अ गुड रेस्टोरेंट, उसने क्या करा है, आस्क अराउंड का मतलब क्या है, लोगों से जानकारी मांगी है किस चीज़ के बारे में, कि वो एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ पाए। आस्क फॉर कुछ मांगना, आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, ठीक है, डिमांड करना। ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने क्या करा है, डिमांड करी है, रिक्वेस्ट भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो डिमांड करी है, रिक्वेस्ट करी है किस चीज़ के लिए, एक गिलास पानी के लिए। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस करते हैं, देख रहे हो बेटा, एक सिंगल क्लास में वो कैप के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं सारे रख दिए हैं यहाँ पर। तो एग्ज़ाम में भाई सभी आते हैं, तो सभी को प्रैक्टिस करना है और डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो कुछ ही महीनों में आपका जो लेवल है इंग्लिश का, लैंग्वेज का, वो काफ़ी अलग जाता है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, पहला है एम्फीबियंस, थल्चर। एम्फी का मतलब होता है बोथ, और एम्फीबियंस क्या है, जो दोनों, भाई जो दो जगह लैंड पर भी और वाटर पर भी रह सकता है, ऐसे प्राणी को बोलते हैं जल और थलचर, मतलब क्या, दोनों जगह रहेगा। क्रिएचर्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ठीक है, लैंड पर भी रह लेगा और वाटर पे, मतलब एम्फी मतलब बोथ, दोनों जगह रह सकता है। फ्रॉग्स एंड टोड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस, तो फ्रॉग्स एंड टोड्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं एम्फीबियंस, मतलब क्या, दोनों जगह रह सकते हैं। भाई आपको लैंड पर भी मिलते होंगे मेंढक और पानी में भी मिलते होंगे, तो ये दोनों जगह रह सकते हैं, एम्फीबियंस होते हैं ये। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एम्फीबियंस हो सकते हैं, जैसे कछुआ है, टोर्टोइस, तो कछुआ क्या है, कछुआ भी तो एम्फीबियंस है भाई, वो भी तो पानी में भी रह सकता है कछुआ, और बाहर भी रह सकता है, लैंड पर भी। नेक्स्ट, पेड़ पर भी रह सकता है क्या कछुआ। योग का मतलब होता है भाई जुड़ना या फिर नियंत्रण का प्रतीक। अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन और कंट्रोल, वुडन फ्रेम और फॉर ऑक्शन। देखो, एक सिंबल है ऑपरेशन और कंट्रोल का एक तो सिंबल हो सकता है योग, या फिर एक ऑक्शन क्या होता है, बैल। जो बैलों को जोड़ने के लिए जुआ होता है ना, जुआ जो हल वगैरह चलाते हैं, तो उसके लिए जब दोनों कंधे पर रखा जाता है बैल के, उसको भी योग बोलते हैं।
द नेशन ब्रोक फ्री फ्रॉम द कॉलोनियल योक। तो नेशन ने क्या करा है, ब्रोक फ्री का मतलब होता है कि हम आज़ाद हो गए हैं किससे, कॉलोनियल यानी कि जो अंग्रेजों वाला, योक मतलब कंट्रोल से। योक मतलब यहाँ पर कंट्रोल से मीनिंग है, तो यहाँ पर कंट्रोल इसका मीनिंग आ रहा है। तो हम कॉलोनियल कंट्रोल यानी कि जो अंग्रेजों का कंट्रोल था उससे हम फ्री हो गए हैं, हमारा देश। एवल्यूशन, स्नान और शुद्धिकरण। एवल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक स्नान है, एक्ट ऑफ वॉशिंग वनसेल्फ, खुद को साफ करना, खुद को धुलना, नहाना, और शुद्धिकरण करना, स्नान करना। लेकिन एवल्यूशन का यूज़ आप करते हैं रिलीजियस पर्पस के लिए। मॉर्निंग एवल्यूशन इज कॉमन बिफोर प्रेयर्स, प्रेयर्स से पहले आप क्या करते हो, मॉर्निंग एवल्यूशन मतलब सुबह सुबह स्नान करते हो। बहुत सारे लोग होते हैं, आपकी फैमिली में भी बहुत सारे लोग होंगे जो मॉर्निंग में ही एवल्यूशन कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जा करके प्रेयर करते हैं। अच्छा वर्ड एग्जाम में आया कई बार। अगला वर्ड है टी टोटलर, जो शराब नहीं पीता, अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल। हाँ भाई लड़के लोग, टी टोटलर कौन होता है, टी टोटलर होता है जिसने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया, जिसने कभी एक सिंगल बार भी ड्रिंक नहीं किया, उस पर्सन को बोलते हैं टी टोटलर। ही इज़ अ स्ट्रिक्ट टी टोटलर ड्यू टू हेल्थ रीजन्स। तो वो क्या है, एक स्ट्रिक्ट टी टोटलर है, किस वजह से, ड्यू टू हेल्थ रीजन्स, क्योंकि उसके हेल्थ रीजन्स हैं, उसकी वजह से वो टी टोटलर है, उसने कभी भी शराब नहीं पी। वैसे टी टोटलर ही होना चाहिए भाई सभी को। आप लोगों में से कितने लोग टी टोटलर हैं, कमेंट करके बताएंगे दैट आई एम टी टोटलर। ओके चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सारे वर्ड्स वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं, वोकैब का सारा पोर्शन कवर हुआ। अब हम सेकंड पोर्शन में बढ़ेंगे और हम करेंगे एडिटोरियल एनालिसिस, डिटेल में एनालाइज करेंगे आज के एडिटोरियल को। द हिंदू का एडिटोरियल है और काफ़ी बढ़िया एडिटोरियल है। टाइटल है जुडिशियल ओवररीच ऑन द टॉप कोर्ट एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट। कह रहा है कि भाई जुडिशियल ओवररीच हुआ, मतलब क्या, जुडिशियल में कहीं ना कहीं ओवररीच कर दिया गया, चीज़ों को हद से आगे बढ़ गई हैं चीज़ें और लिमिट क्रॉस करी गई है। ऑन द टॉप कोर्ट, टॉप कोर्ट कौन सी होती है भाई, टॉप कोर्ट, टॉप की कोर्ट, टॉप की कोर्ट कौन सी होती है, अरे टॉप कोर्ट होती है जो सबसे टॉप है, सबसे ऊपर है, और सबसे ऊपर कौन सी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। ओके तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ऑन द टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट, और डेमोक्रेटिक डिसेंट जो असहमति हुई है, डिसएग्रीमेंट हुआ, उसके ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। चलिए भाई पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स रिमार्क्स, रिमार्क्स होते हैं कमेंट्स, ऑन राहुल गांधी थ्रेटन डेमोक्रेटिक डिसेंट। राहुल गांधी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आई और उससे क्या हुआ, थ्रेटन करता है डेमोक्रेटिक डिसेंट को, एक अग्रीमेंट जो डेमोक्रेटिक होता है उस चीज़ को कहीं ना कहीं खतरे में डालता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ, अच्छा सुप्रीम कोर्ट का काम यार ऐसे नहीं है ना कि भाई डेमोक्रेसी में आप कमेंट नहीं कर सकते, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज रिसेंट हैंडलिंग ऑफ डिफेमेशन चार्जेस अगेंस्ट कांग्रेस लीडर राहुल गांधी marks a troubling shift from established norms of free speech and jurisprudence on constitutional protections for political discourse। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रिसेंट हैंडलिंग हो रही थी कि भाई वो हैंडल कर रहे थे डिफेमेशन चार्ज को अगेंस्ट कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। राहुल गांधी के अगेंस्ट एक डिफेमेशन केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसको हैंडल कर रहा था सुप्रीम कोर्ट। मार्क्स आर डबलिंग शिफ्ट, वहाँ पर एक ट्रबलिंग वहाँ पर एक ट्रबलिंग शिफ्ट आई फ्रॉम एस्टेब्लिश नॉर्म्स ऑफ फ्री स्पीच एंड जुरिस्प्रूडेंस। एक फ्री स्पीच के एस्टेब्लिश नॉर्म्स हैं कि भाई फ्री स्पीच सभी को देश में मिली हुई है, अधिकार है सभी का, लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा शिफ्ट देखने को मिला, और किस चीज़ में, एक जुरिस्प्रूडेंस में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस फॉर पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। पॉलिटिकल डिस्कोर्स हुआ, पॉलिटिकल बातचीत, उसके अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें खराब देखने को मिली। अभी समझ में आएगा क्या खराब देखने को मिला है। लीडर क्या होता है, कि नाउन होता है, और लीडर की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई। लीडर कैसा है, कांग्रेस लीडर, मतलब कांग्रेस का है, तो कांग्रेस क्या है, एक एडजेक्टिव का काम किया उसने। मार्क्स यहाँ पर सब्जेक्ट किसके लिए आया, किसके लिए आया भाई बताइए, किस चीज़ के लिए मार्क्स यहाँ पर आपने वर्ब जो आया ये इसका सब्जेक्ट क्या है। मार्क्स का सब्जेक्ट है यहाँ पर हैंडलिंग, कि भाई रिसेंट हैंडलिंग जो है डिफेमेशन चार्जेस की, वो मार्क करती है ट्रबलिंग शिफ्ट फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स ऑफ फ्री स्पीच एंड जुरिस्प्रूडेंस। डिस्कोर्स क्या होती है, बातचीत, और डिस्कोर्स कैसी है, इस बात की एक्स्ट्रा नाउन है तो डिस्कोर्स, और इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, पॉलिटिकल, कि भाई जो बातचीत हो रही है वो पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव। दिस बिकेम क्लियर व्हेन द बेंच लेड बाय जस्टिस दीपंकर दत्ता while staying the proceedings on Mr. Gandhi's remarks on the Galwan clash in 2020 made problematic oral observations। This became clear, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, when the bench, जब बेंच मतलब जो जजेस की एक ग्रुप होता है जो किसी एक केस को सुन रहा होता है, 2-3 जजेस एक साथ मिलके, उसको बोलते हैं बेंच। ये बिल्कुल क्लियर हो गया जब एक बेंच जो कि जस्टिस दीपंकर दत्ता जिसको लीड कर रहे थे, वाइल स्टेइंग द प्रोसीडिंग्स, जिन्होंने स्टे कर दिया प्रोसीडिंग्स को मिस्टर गांधी की रिमार्क्स पर
ऑन द गलवान क्लैश 2020। मिस्टर गांधी की रिमार्क्स से कमेंट्स हैं 2020 में जो गलवान क्लैश हुआ था चाइना के साथ, उसके ऊपर। अब इस चीज़ ने क्या कर दिया, मेड प्रॉब्लमेटिक ओरल ऑब्जर्वेशन उन्होंने किए, मतलब वहाँ पर एक कमेंट्स हुई। अमंग अदर्स, और दूसरों में, जस्टिस दत्ता ने कहा दैट हैड मिस्टर गांधी बीन अ ट्रू इंडियन ही वुड नॉट हैव सेड व्हाट ही डिड। तो मिस्टर गांधी ने, जो ये राहुल गांधी हैं, इन्होंने एक रिमार्क करी थी गलवान क्लैश में, जो कि थोड़ा बहुत देशभक्ति से हटकर हो सकती है बोल रहा हूँ मैं। लेकिन उस चीज़ को वहाँ पर जस्टिस दत्ता ने खुद से कहा कि अगर राहुल गांधी सच्चे देशभक्त होते, सच्चे इंडियन होते, ही वुड नॉट हैव सेड व्हाट ही डिड, कि फिर वो वैसा नहीं कहते, वैसी कमेंट नहीं करते जैसी उन्होंने की। द कोर्ट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू एजुकेट ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल रादर देन टू प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स ऑफ नेशनल लॉयल्टी। कह रहा है कि भाई जो कोर्ट की प्राइमरी फंक्शन है ना, भाई कोर्ट का ये काम तो नहीं ना है कि भाई किसी के ऊपर कमेंट्स करें। कोर्ट का मतलब है कोई केस आया, आप उसको सुने और उसमें फैसला करें। कोर्ट का प्राइमरी फंक्शन इज टू एजुकेट ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। कोर्ट का काम है कि भाई आप एजुकेट करें, सवाल उठाएं कानून के बारे में कि भाई कानून के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें, ना कि रादर देन टू प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स ऑफ नेशनल लॉयल्टी, ना कि आप सेट करें कि भाई आप प्रेस्क्राइब करें कि भाई एक स्टैंडर्ड्स ऑफ नेशनल लॉयल्टी क्या होंगे। ये आपका काम नहीं है निर्धारित करना, आपका काम है एजुकेशन करना, फैसले करना। इन अ डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, श्योरली अ ट्रू इंडियन इज वन हु fearlessly pursues द ट्रूथ एंड holds द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, नॉट वन हु एक्सेप्ट्स ऑफिशियल नैरेटिव्स विदाउट क्वेश्चन। डेमोक्रेसी के अंदर एक सच्चा इंडियन कौन है? वो है जो फियरलेसली, बिना किसी डर के, परस्यू करता है सच्चाई को और होल्ड करता है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल, मतलब क्या, सरकार को जिम्मेदार ठहराता है। सच्चा इंडियन वो है जो फियरलेसली, बिना डरे, सच्चाई का सामना करता है और सरकार को किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार ठहराता है। नॉट वन, ना कि वो जो एक्सेप्ट कर लेता है ऑफिशियल नैरेटिव विदाउट क्वेश्चन। जैसा सरकार ने कह दिया वैसा ही अगर आप एक्सेप्ट कर ले रहे हो तो सही मायने में आप ट्रू इंडियन नहीं हो। मिस्टर गांधीज कमेंट्री in which he questioned the government's border policies and drew attention to credible reports of Chinese intrusions, also fell within the legitimate ambit of opposition politics. मिस्टर गांधी की जो कमेंट्री आई, उसकी जो कमेंट्स आई, इन विच ही क्वेश्चन, जिसमें उसने क्वेश्चन करा गवर्नमेंट की बॉर्डर पॉलिसीज़ को, मतलब जो बॉर्डर हैं हमारे, उनकी सीमाओं की जो पॉलिसीज़ हैं उनको, और ड्रॉ अटेंशन, और एक ध्यान किस तरफ खींचा, टू क्रेडिबल रिपोर्ट्स ऑफ चाइनीज़ इंट्रूजन, चाइनीज़ जो इंट्रूजन है उसकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भी चाइना ने घुसपैठ करी है हमारे देश में, उसके बारे में ध्यान उन्होंने खींचा। ऑल्सो फेल विद इन द लेजिटिमेट एम्बिट ऑफ अपोजिशन पॉलिटिक्स, और ये बिल्कुल लेजिटिमेट, एकदम लीगल एम्बिट यानी कि दायरे में आती है अपोजिशन पॉलिटिक्स। अपोजिशन पॉलिटिक्स क्या होती है? यही तो होती है कि भाई कोई चीज़ अगर देश में कोई मुद्दा चल रहा है उसका विरोध करना, यही तो अपोजिशन पॉलिटिक्स है, तो ये उसके दायरे में आती है। फेल यहाँ पर वर्ब है, इसका मुझे आप बताएंगे सब्जेक्ट। भाई इसका सब्जेक्ट क्या होगा? इतना खतरनाक सिचुएशन हो जाती है कभी कभी, समझ में नहीं आता कि भाई वर्ब आई किसके लिए है, उसका सब्जेक्ट ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आप ढूंढोगे चाइनीज़ इंट्रूजन के लिए नहीं आया, क्रेडिबल रिपोर्ट्स के लिए नहीं आया, गवर्नमेंट के लिए नहीं आया, ये किसके लिए आया? मिस्टर गांधी की जो कमेंट्री थी, कमेंट्री की बात हो रही है कि ये फेल करती है विद इन द लेजिटिमेट एम्बिट, मतलब दायरे में आती है अपोजिशन पॉलिटिक्स की। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका कमेंट्री। दिस क्रिटिकिंग डज नॉट एंड मस्ट नॉट बी सीन टू अंडरमाइन द नेशन, और ये जो क्रिटिकिंग हो रही है, ये जो आलोचना हो रही है ये चीज़ की, मस्ट नॉट बी सीन टू अंडरमाइन द नेशन, तो इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि भाई यहाँ पर देश के खिलाफ कुछ बात हो गई। भाई सवाल उठाया जा रहा है सरकार की पॉलिसीज़ पर, तो इसमें देशभक्ति का तो कोई सवाल नहीं होता। तो सवाल अगर देशभक्ति पर आता तो बात अलग होती, सिचुएशन अलग होती, लेकिन यहाँ पर सवाल केवल सरकार की पॉलिसीज़ पर उठा रहे थे, तो ये सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा ओवर रीच कर गए कहीं ना कहीं। Such criticism is protected by the principles of free speech and is indispensable for a healthy public discourse. ऐसे criticism is protected by the principle of free speech, भाई ये free speech के दायरे में आते हैं, and is dispensable, और बहुत ज़्यादा indispensable हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं for a healthy public discourse, एक healthy public discussion के लिए, डिबेट के लिए। The court's remarks, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क करी, जो कमेंट्स दिए, by implying otherwise risk chilling legitimate dissent and setting an inimical precedent for future opposition conduct,
और ये जो सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क आया, जो कमेंट आया राहुल गांधी के ऊपर, बाय इम्प्लाइंग अदरवाइज, अगर इसको देखें, रिस्क चिलिंग लेजिटिमेट डिसेंट, तो ये क्या करेगा, एक लीगल डिसेंट, कहीं ना कहीं असहमति सामने आती है इससे कि खतरा पैदा होता है, एंड सेटिंग एन इनिमिकल प्रेसिडेंट, एक ऐसा उदाहरण पेश होता है, एक ऐसा इनिमिकल, यानी कि इनिमिकल का मतलब क्या होता है भाई, एक विरोध का, एक अपोजिट, एक ऐसा हार्मफुल एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा फ्यूचर की अपोजिशन कंडक्ट के लिए कि भी अपोजिशन को कैसे कंडक्ट करना चाहिए। अगर अपोजिशन सरकार पर सवाल नहीं उठा सकेगी तो फिर डेमोक्रेसी के लिए उससे बड़ा खतरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो देशभक्ति के अंदर तो नहीं आती वो चीज़। इक्वली Mr. Gandhi's statements regarding Chinese occupation of Indian territory and confrontations are not without backing in public and governmental sources। और साथ ही जो गवर्नमेंट, ये जो मिस्टर गांधी के स्टेटमेंट्स आए थे ना रिगार्डिंग चाइनीज ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी, कि भाई चाइना ने हमारी इंडियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया, कब्जा कर लिया, एंड कन्फ्रंटेशंस आर नॉट विदाउट बैकिंग इन पब्लिक, और ये केवल बिना बात के नहीं है, इसको पब्लिक और गवर्नमेंट सोर्सेज से बैक किया गया था, सपोर्ट किया गया था। ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेजरी आई थी, पार्लियामेंट्री डिस्कशंस हुए थे इसके ऊपर, जर्नलिस्टिक की रिपोर्ट्स थी, बहुत सारे जर्नलिस्ट की उसमें रिपोर्ट आई थी, हैव डॉक्यूमेंटेड द आफ्टरमैथ ऑफ गलवान वैली क्लैश इंक्लूडिंग न्यू चाइनीज एक्टिविटीज अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC। तो ये जो इन्होंने कमेंट्स करी थी, ये जो इनके स्टेटमेंट्स आए थे मिस्टर गांधी के, तो ये बहुत सारी इमेजरी पर बेस्ड थे, पार्लियामेंट्री डिस्कशंस हुए उनके ऊपर बेस्ड थे, जर्नलिस्टिक रिपोर्ट्स आई उनके ऊपर बेस्ड थे, हैव डॉक्यूमेंटेड द आफ्टरमैथ, क्योंकि वहाँ पर क्या है, गलवान वैली क्लैश जो हुआ था उसके बाद के जो आफ्टरमैथ, वहाँ के जो आउटपुट रहे, उसके बाद जो चीज़ें बदली, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बेस्ड थी, इंक्लूडिंग द न्यू चाइनीज़ एक्टिविटीज़ अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल LAC, क्योंकि चाइनीज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर LAC पर, वो थोड़ी सी चेंज हुई हैं, तो उसके ऊपर बेस्ड करके इन स्टेटमेंट्स को किया गया था। A parliamentary committee report has acknowledged the loss of access to certain petrol points in eastern Ladakh। पार्लियामेंट्री कमेटी एक बनाई गई थी इसी चीज़ पर, गलवान क्लैश पर, उसके ऊपर उसमें एक रिपोर्ट आई और जिसमें एक्नॉलेज करा गया, सरकार ने एक्नॉलेज करा कि भी कुछ एक्सेस पॉइंट थे, जो पेट्रोल पॉइंट थे, पेट्रोल मतलब गश्त वाले पॉइंट थे, जहाँ पर गश्त मारी जाती है, जो वहाँ पर हमारी आर्मी वगैरह पेट्रोल करती है, वहाँ पर घूमती है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, एक्सेस पॉइंट्स थे, जहाँ पर हमारा एक्सेस कम हुआ है पेट्रोल पॉइंट्स पर इन ईस्टर्न लद्दाख, ईस्टर्न यानी कि पूर्वी लद्दाख में। मिलिट्री ऑफिशियल्स एंड इंडिपेंडेंट एनालिस्ट्स हैव corroborated at various times the ongoing disputes and loss of patrolling rights over substantial stretches of territory, including parts of Ladakh's Galwan and Dapsang areas। मिलिट्री ऑफिशियल्स और इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट हैं, जो एनालाइज करते हैं चीज़ों को, हैव कोरोबोरेटेड, उन्होंने क्या करा है, कोरोबोरेट करा, सर्टिफाई करा, एट वेरियस टाइम, समय समय पर, द ऑनगोइंग डिस्प्यूट एंड लॉस ऑफ पेट्रोलिंग राइट्स ओवर सब्सटेंशियल स्ट्रेचेज ऑफ टेरिटरी, कि भाई कई जगह पर जो हमारे पेट्रोलिंग राइट्स कहीं ना कहीं हनन हुआ है, चीज़ें बदली हैं, उस चीज़ पर कहाँ पर, अलग अलग टेरिटरी में, तो उनके ऊपर जो डिस्प्यूट्स थी उनके ऊपर उन्होंने कोरोबोरेट करा, उसको सर्टिफाई करा है कई बार, इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ लद्दाख गलवान एंड डपसांग एरियाज। तो गलवान और डपसांग एरियाज में जो हमारे पेट्रोलिंग करने की जो हमारी जो सिचुएशन थी वो चेंज हुई है, उसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। लोकल रेजिडेंट्स आर ऑल्सो अनेबल टू एक्सेस ग्रेजिंग लैंड्स, और जो लोकल रेजिडेंट्स थे वहाँ के गलवान के आसपास के, वो भी अनेबल हैं, वो भी ईजी तरीके से वहाँ पर अपने ग्रेजिंग लैंड्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं जहाँ पर लोग अपनी पशुओं वगैरह को चराते हैं। लैंड क्या होता है, नाउन होता है, और लैंड कैसी है, ग्रेजिंग, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी एडजेक्टिव ने, ग्रेजिंग है एडजेक्टिव। द लॉस ऑफ अबाउट 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स cited by Mr. Gandhi is also based on estimates by independent defense experts studying China's LAC transgressions। लॉस ऑफ अबाउट 2000 स्क्वायर किलोमीटर साइटेड बाय मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी ने कहा है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमने गंवा दिया, चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कब्जा कर लिया, ये राहुल गांधी ने कहा। इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स बाय इंडिपेंडेंट डिफेंस एक्सपर्ट्स स्टडीइंग चाइना। एक इंडिपेंडेंट डिफेंस एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई और उसके ऊपर बेस्ड ये बात थी, चाइना का LAC ट्रांसग्रेशन के बारे में उसने जिक्र किया था, उस चीज़ को कोट करते हुए मिस्टर गांधी ने वो चीज़ कही। द जनरल थ्रस्ट ऑफ मिस्टर गांधी रिमार्क्स, 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना ने कब्जा किया या नहीं किया, ये एक अलग मुद्दा है, वो एक सामने आएंगी चीज़ें बाद में, वो उस पर नहीं जाते। लेकिन बात यह है कि अगर राहुल गांधी इस चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं
तो सरकार के ऊपर सवाल उठ रहा है, देश के ऊपर या देश की सेना के ऊपर तो सवाल नहीं उठ रहा, सवाल उठ रहा है सरकार के ऊपर। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कमेंट कि भाई अगर राहुल गांधी सच्चे इंडियन होते तो ऐसी बात नहीं करते, ये थोड़ा सा बहुत कंट्रोवर्शियल है। द जनरल थ्रस्ट ऑफ मिस्टर गांधीज रिमार्क्स, जो जनरल थ्रस्ट है, जो मेन पॉइंट है राहुल गांधी के रिमार्क्स, उसके कमेंट का, दैट इज चाइना हैज़ ऑल्टर्ड द स्टेटस को टू इंडियन डिसएडवांटेजेस and that the government's public statements have not always aligned with ground realities is supported by public evidence। जनरल थ्रस्ट, जो मेन आइडिया है मिस्टर गांधी के कमेंट्स का, वो ये है कि भाई चाइना हैज़ ऑल्टर्ड द स्टेटस को, चाइना ने जो यथास्थिति थी उसको चेंज करा है, कहीं ना कहीं ऑल्टर कर दिया, उसने चेंज कर दिया इंडियन डिसएडवांटेज, और इंडिया को डिसएडवांटेज है उस चीज़ से। एंड दैट द गवर्नमेंट्स पब्लिक स्टेटमेंट, और गवर्नमेंट के जो पब्लिक स्टेटमेंट्स आए हैव नॉट ऑलवेज अलाइन विद ग्राउंड रियलिटी, कि भाई जो पब्लिक स्टेटमेंट आई गवर्नमेंट के, सरकार की तरफ से जो जारी किए गए बयान, वो ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करते, अलाइन नहीं करते। इज सपोर्टेड बाय पब्लिक एविडेंस, और इस चीज़ को पब्लिक एविडेंस के द्वारा सपोर्ट किया गया। Thus, the court must resist the temptation to offer moral or patriotic judgments on and instead direct its considerable energies to the rigorous and impartial adjudication of legal questions। कोर्ट को रेजिस्ट करना चाहिए था, बचना चाहिए था अपनी टेम्पटेशन से, अपने लालच से, कि भाई वो ऑफर ना करते मोरल और पैट्रियोटिक जजमेंट्स, कि भाई आप उसको, राहुल गांधी को मोरल और पैट्रियोटिक मोरल मतलब नैतिकता, और पैट्रियोटिक यानी देशभक्ति ना सिखाते। कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को बचना चाहिए था इस टेम्पटेशन से, इस लालच से, कि वो राहुल गांधी को नैतिकता ना सिखाते, देशभक्ति ना सिखाते, एंड इंस्टीड, और उसकी जगह पर डायरेक्ट करते अपनी कंसिडरेबल एनर्जीज़ को, अपनी ऊर्जा को लगाते किस चीज़ में, रिगरस और इम्पार्शियल एजुडिकेशन ऑफ लीगल क्वेश्चंस। तो भाई आप कानून को लीगल क्वेश्चंस के एजुडिकेशन में, फैसले करने में लगाओगे अपनी कंसिडरेबल एनर्जीज़ को, तो ज़्यादा अच्छा रहता, ना कि नैतिकता और देशभक्ति सिखाने से अच्छा रहता कि भाई आप ये काम करते, अपने जो आपका मेन काम है आप उसी में रहते। ओनली, अच्छा यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं। एनर्जीज़ क्या है, नाउन होता है एनर्जी, एनर्जी होता है नाउन, और एनर्जी कैसी कंसिडरेबल है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। रिगरस एंड इम्पार्शियल एजुडिकेशन ऑफ लीगल क्वेश्चंस, एजुडिकेशन होता है नाउन, कि भाई जजमेंट, फैसला, और वो कैसा है, रिगरस और इम्पार्शियल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे ये दोनों, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, ये कनेक्टर से इसको हमने जोड़ दिया एंड से। ओके, क्वेश्चन नाउन होता है, क्वेश्चन कैसा है, लीगल है, इस बात का पता किससे चल रहा है, लीगल से, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्वेश्चन की, तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। ओनली बाई एडहरिंग टू दिस प्रिंसिपल कैन द कोर्ट रीइंफोर्स इट्स लेजिटिमेसी एंड प्रोटेक्ट द टेनेट्स ऑफ फ्री एंड ओपन पब्लिक डिबेट। केवल अगर आप इस चीज़ को, इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो कि आप अपनी, जो आपका मेन काम है, केवल आप उसमें रहते हो, कैन द कोर्ट रीइंफोर्स इट्स लेजिटिमेसी, आप अपनी लेजिटिमेसी को, लीगैलिटी को बनाकर रख सकते हो, बरकरार रख सकते हो, एंड प्रोटेक्ट द टेनेट्स, और आप प्रोटेक्ट कर सकते हो टेनेट्स, टेनेट्स यानी क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री एंड ओपन पब्लिक डिबेट, फ्री और ओपन पब्लिक डिबेट जो हमारा कानून प्रदान करता है, उसकी प्रिंसिपल को आप, उसके सिद्धांत को, टेनेट्स को बना के रख सकते हो, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। बढ़िया एडिटोरियल था भाई, काफ़ी कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जुडिशरी को ये चीज़ें शोभा नहीं देती। कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज, व्हाट इज द सेंट्रल कंसर्न रेज्ड इन द एडिटोरियल अबाउट द सुप्रीम कोर्ट्स रिमार्क्स, क्या सेंट्रल कंसर्न रेज करी गई है एडिटोरियल में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के बारे में। इट सपोर्टेड चाइनीज़ क्लेम्स ऑन इंडियन टेरिटरी, सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट करा है चाइनीज़ क्लेम को, बिल्कुल नहीं करा भाई, बेहूदी बात है। तो इट क्वेश्चन राहुल गांधी लीगल क्वालिफिकेशन, राहुल गांधी की लीगल क्वालिफिकेशन पर इन्होंने सवाल उठाए हैं, क्वेश्चन करा है, नहीं ऐसा कुछ तो नहीं हुआ भाई। इट मेड मॉरल जजमेंट्स इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन लीगल प्रिंसिपल्स, हाँ ये चीज़ तो सामने आई थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट्स करी मॉरल जजमेंट्स इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन लीगल, तो ये बात एकदम करेक्ट रहेगी सी, कि भाई इन्होंने मॉरल जजमेंट्स में बात कर दी लेकिन लीगल प्रिंसिपल्स में नहीं गए, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इट डिसमिस द डिफेमेशन चार्जेस, नहीं डिफेमेशन चार्ज को थोड़ी ना इसने डिसमिस कर दिया। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, अ ट्रू इंडियन इन अ डेमोक्रेसी इज समवन हु, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल पूछा है कि भाई एडिटोरियल के अकॉर्डिंग सच्चा इंडियन कौन है, अदरवाइज तो भाई सच्चे इंडियन की वाली अलग अलग परिभाषाएं हैं, तो डेमोक्रेसी के अंदर सच्चा इंडियन कौन है अकॉर्डिंग टू एडिटोरियल बताना है, जो ओबे करता है गवर्नमेंट के ऑर्डर को अनक्वेश्चनेबली, मतलब क्या आप कोई क्वेश्चन ही नहीं करोगे और आप फॉलो करोगे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को, नहीं ऐसा नहीं है। अग्री करता है जो ऑफिशियल नैरेटिव से, बिल्कुल नहीं है। अवॉइड मेकिंग पब्लिक स्टेटमेंट ऑन नेशनल इशू, जो अवॉइड करेगा पब्लिक स्टेटमेंट को, नहीं ये भी नहीं है।
होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, सच्चा इंडियन वो है जो गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराएगा और परस्यू करेगा, सच्चाई का सामना करेगा। एकदम सही, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट एविडेंस सपोर्ट्स राहुल गांधी रिमार्क्स ऑन द गलवान इशू, क्या एविडेंस सपोर्ट करते हैं राहुल गांधी के कमेंट्स को गलवान इशू के ऊपर? पर्सनल ब्लॉग और एनेक्डोट्स नहीं, इंटरनेशनल मीडिया ओनली नहीं, ओपन सोर्स सैटेलाइट डाटा, हाँ सैटेलाइट डाटा आया, पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स आई और मिलिट्री सोर्सेस, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट तो गलवान वाले इस पर नहीं आया, गलवान इशू पर, तो डी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। ग्रामर एमसीक्यूज करिएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है एक एरर वाला सेंटेंस जो पार्ट है। एरर में आप धीरे धीरे पढ़ेंगे और जहाँ पर एरर आएगी वहीं पर स्पॉट करेंगे उसको। द कोर्ट्स रिमार्क्स बाय इम्प्लाइंग अदरवाइज रिस्क चिलिंग लेजिटिमेट डिसेंट, दोबारा से पढ़ो। द कोर्ट्स रिमार्क्स, रिमार्क्स क्या है, प्लूरल है। बाय इम्प्लाइंग अदरवाइज रिस्क, ये देखो रिस्क क्यों आ रहा है भाई, अगर यहाँ पर प्लूरल है तो फिर ये एस क्यों आ रहा है, इसको काटो और यहाँ पर यूज़ करेंगे हम केवल रिस्क। कोर्ट्स रिमार्क्स नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, रिस्क चिलिंग, यहाँ पर रिस्क चिलिंग होगा, एस यहाँ से हटाया जाएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, आपको फिल करना है। मिस्टर गांधीज कमेंट्री ऑन चाइनीज इंट्रूजन्स डैश द बाउंड्स ऑफ लेजिटिमेट पॉलिटिकल डिस्कोर्स, फॉल्स वेल विद इन, एक्सीड्स ग्रेटली, बेयरली क्रॉसेस या फिर अंडरमाइन थोरोली। एक्सीड करता है ग्रेटली नहीं, एक्सीड थोड़ी ना करता है, वो करता है बाउंड्स ऑफ लेजिटिमेटी, मतलब क्या कहीं ना कहीं उसके अंदर ही है। बेयरली क्रॉस नहीं करता, अंडरमाइन करता नहीं, ये करता है फॉल्स वेल विद इन। मिस्टर गांधी की जो कमेंट्री थी चाइनीज इंट्रूजन को लेकर, फॉल्स वेल विद इन द बाउंड ऑफ लेजिटिमेट पॉलिटिकल डिस्कोर्स, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर ही आती है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ओनली बाई अडेयर टू प्रिंसिपल, ओनली बाई अडेयर टू दिस प्रिंसिपल कैन द कोर्ट प्रोटेक्ट पब्लिक डिबेट। ओनली बाई अडेयर टू, यहाँ पर जो अडेयर टू आपने यूज़ करा है, यहाँ पर इसका जिरंड फॉर्म यूज़ करेंगे, ओनली बाई अडेयरिंग टू दिस प्रिंसिपल, केवल इस प्रिंसिपल को अडेयर करते हो, उसके अकॉर्डिंग चलते हुए, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, नहीं बी नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ओनली के बाद यहाँ पर बाई मिसिंग है यहाँ पर, इसलिए बी ऑप्शन कट जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। Only by adhering to this principle can the court protect public debate. Next, close test. चलिए भाई क्लोज टेस्ट करते हैं, पढ़ो इसको भाई, ध्यान से पढ़ो, जल्दी से फटाफट से। पढ़िएगा भाई, जल्दी से पढ़ लीजिएगा इसको, फिर मैं पढ़ाता हूँ आपको। चलिए आप इसको पॉज करेंगे और मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, वरना तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्लोज टेस्ट, द एडिटोरियल underscores the importance of judicial restraint and the sanctity of democratic dissent. While staying defamation proceedings against the senior political figure, the Supreme Court ventured into troubling territory with remarks that appeared to question his patriotism. एडिटोरियल अंडरस्कोर करता है इंपॉर्टेंस को जुडिशियल रेस्ट्रेंट की, भाई उनको नहीं करना चाहिए था, सैंक्टिटी और डेमोक्रेटिक डिसेंट। वाइल स्टेइंग डिफेमेशन प्रोसीडिंग, जब आप स्टे कर रहे थे डिफेमेशन प्रोसीडिंग को अगेंस्ट ए सीनियर पॉलिटिकल फिगर, सुप्रीम कोर्ट ने वेंचर इनटू ट्रबलिंग टेरिटरी में गए और रिमार्क कर दिया दैट अपेयर्ड क्वेश्चन इज पैट्रोटिज्म, कि भाई उसकी क्वेश्चन को ही, उसकी पैट्रोटिज्म को ही क्वेश्चन कर दिया। इन डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी में डिसेंट यानी कि डिसएग्रीमेंट इज नॉट सडिशन बट अ वाइटल पार्ट ऑफ डिस्कोर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि भाई आप आलोचना वगैरह कर सकते हो। मिस्टर गांधी के जो कमेंट्स थे डैश बाय फॉरेन मीडिया, मिलिट्री सोर्स एंड रिपोर्ट्स रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द ऑफेंसिव नैरेटिव्स ऑन द गलवान कॉन्फ्लिक्ट। आपको समझ में आया कि मिस्टर गांधी के जो कमेंट्स थे वो कैसे थे, फॉरेन मीडिया से, मिलिट्री सोर्स से, रिपोर्ट से क्या थे, और जो क्वेश्चन करते हैं कि भाई ऑफिशियल नैरेटिव या फिर गलवान, भाई उससे कहीं ना कहीं मजबूती समझ में आ रही है कि उसके जो कमेंट्स थे वो क्या थे, वेरीफाइड थे। अच्छा वेरीफाई तो उसने, मिस्टर गांधी ने ऐसा कुछ तो नहीं है कि भाई वो वेरीफाई करके चीज़ों को डाला था। टेस्ट यहाँ पर एक सही ऑप्शन नहीं है। सपोर्टिंग या फिर सपोर्टेड, ये दो ऑप्शन ज़्यादा सटीक लग रहे हैं, इनमें से कोई एक आएगा। मिस्टर गांधी के जो कमेंट थे सपोर्टिंग बाय फॉरेन मीडिया, सपोर्टिंग नहीं, सपोर्टेड यहाँ पर सही ऑप्शन है कि जिनको सपोर्ट करता है फॉरेन मीडिया, जो सपोर्ट करे जाते हैं किसके द्वारा, फॉरेन मीडिया के, मिलिट्री सोर्स के और रिपोर्ट्स के, रेज करते हैं क्वेश्चन अबाउट द ऑफिशियल नैरेटिव ऑन द गलवान कॉन्फ्लिक्ट, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। द कोर्ट मस्ट नॉट डैश into ideological adjudication but remain committed to legal scrutiny. कोर्ट को मस्ट नॉट डैश वोट, कोर्ट को नहीं जाना चाहिए
इंटरफेयर करना चाहिए इनटू आइडियोलॉजिकल एजुकेशन, ड्रिफ्ट करना चाहिए, असेंड या फिर डिसेंड, बताइए। कोर्ट को नहीं करना चाहिए क्या? कोर्ट को मस्ट नॉट डिसेंड, नहीं गिरना चाहिए किसमें? आइडियोलॉजिकल एजुकेशन में। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि भाई असेंड का मतलब तो बढ़ना नहीं, गिरना नहीं चाहिए आपको आइडियोलॉजिकल एजुकेशन की तरफ, बट रिमेन कमिटेड टू लीगल स्क्रूटनी, आपको रहना चाहिए कहाँ? लीगल स्क्रूटनी में, ठीक है। डी, इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दिस वुड एंश्योर्स, यह एंश्योर करेगा द डैश ऑफ इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस, बताओ भाई इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दिस वुड एंश्योर, ये एंश्योर करेगा क्या चीज़ कि अगर वही ये सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी लीगल सिक्योरिटी को बनाकर रखेगा तो वो क्या अगर दिस वुड एंश्योर द, वो क्या एंश्योर करेगा? इरोजन, इरोजन का मतलब होता है खराब होना चीज़ों का फेड होना, खराब होना या फिर कटाव होना चीज़ों का, तो ये इरोजन करेगा। परपेचुएशन होता है क्या? परपेचुएशन का मतलब होता है भाई किसी चीज़ को बनाए रखना। वैलिडेशन और डिफेंस, देखो यहाँ पर कोई वैलिडेशन की तो बात नहीं हो रही कि भाई ये वैलिडेशन तो नहीं करेगा ना किसी भी इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी का, या डिफेंस थोड़ी ना करेगा, वो करेगा परपेचुएशन। परपेचुएशन क्या करेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट केवल लीगल चीज़ों को देखेगा, दिस वुड एंश्योर, ये एंश्योर करेगा द परपेचुएशन की भी बनाकर रखी जाएगी इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस, इससे पब्लिक कॉन्फिडेंस बना रहेगा और इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी जो सुप्रीम कोर्ट की है वो बनी रहेगी। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आज का ये क्लोज टेस्ट काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन कोई नहीं, हमने कवर किया इसको। दोबारा आप इसको देखेंगे और ध्यान लगाएंगे तो अच्छे से हो जाएगा। PQRS रीअरेंज करना है भाई इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस, कोहेरेंट सेंटेंस में, पढ़िएगा इसको। मस्ट नॉट बी सीन एज अ थ्रेट, लेजिटिमेट पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म बट एज अ नेसेसरी फंक्शन इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। पढ़िए, देखो बट से कोई चीज़ शुरुआत नहीं होगी। बट से शुरुआत क्यों नहीं होगी? क्योंकि बट से पहले कोई बात कही गई होगी, उसको काटने के लिए उसके विरोधाभास में बट के बाद कोई बात कही गई होगी, तो बट तो नहीं आएगा। पहला ये आर ऑप्शन तो ऑलरेडी कट जाएगा। कहाँ पर है आर ऑप्शन? नहीं दिया। पी ऑप्शन मस्ट नॉट बी सीन, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से नहीं होगी। अगर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तब तो हो सकती है, अदरवाइज तो नहीं होगी, जनरली तो नहीं होती है। तो मस्ट से शुरुआत हो नहीं सकती, पी ऑप्शन तो कट जाएगा। एस में क्या है? इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, अगर आप एस से शुरुआत करोगे, इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी बट एज ए नेसेसरी फंक्शन, बिल्कुल बेतुकी बात हो गई, कोई सेंस नहीं बना दोनों का, तो एस और आर तो वैसे ही कट जाएंगे। ऑप्शन बचते हैं दो, QRPS या फिर QPRS, तो क्यू से शुरुआत हो जाएगी। लेजिटिमेट पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, उसके बाद आप यहाँ पर लगाएंगे आर लगाएंगे, लेजिटिमेट पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म बट एज अ नेसेसरी फंक्शन, क्यू के बाद आर लगा दिया। मस्ट नॉट बी सीन एज ए थ्रेट इन अ डेमोक्रेट, नहीं, सेंस नहीं बना भाई, QRPS का भी सेंस नहीं बना। एक ही ऑप्शन बचता है सी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखना पूरा सेंस बनेगा। लेजिटिमेट पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, इसके बाद बताएगा कि भाई इसको क्या करना चाहिए, मस्ट नॉट बी सीन एज ए थ्रेट, इसको एक थ्रेट के तरीके से नहीं देखना चाहिए, बट एज ए नेसेसरी फंक्शन, लेकिन देखना चाहिए एक नेसेसरी फंक्शन, और कहाँ पर देखना चाहिए? इन आर डेमोक्रेटिक सोसाइटी, तो इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। समझ में आ गया? ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आंसर की दी गई है, PDF से मिल जाएगी, और PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको PDF से सब कुछ मिलेगा। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम करते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट काम, वो क्या? प्रैक्टिस विद ट्रिक MCQs। जितना कुछ आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था उस सब को हम करेंगे यहाँ पर रिवाइज, यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, और सब कुछ अभी आपको समझ में आ जाएगा। Which word means to go beyond acceptable limits, often to one's disadvantage? एक एक्सेप्टेबल लिमिट से आगे बढ़ जाने को क्या बोलते हैं? डिसेंट, थ्रस्ट, ओवररीच या फिर टेनेट्स। ओवररीच स्टार्टिंग का वर्ड था, ओवररीच करना, आगे बढ़ जाना, हद से आगे बढ़ जाना, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला वर्ड है डिसेंट, इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन विच सिचुएशन। डिसेंट का मतलब क्या होता है? असहमति, वो कहाँ होती है? जहाँ पर सब एग्री कर रहे होते हैं, एवरीवन एग्रीज इन ए मीटिंग, तो वहाँ पर डिसेंट क्यों होगी? देयर इज एन आर्ग्यूमेंट विद डिफरिंग ओपिनियन, हाँ यहाँ हो सकती है भाई, जहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, लोगों के ओपिनियंस डिफर कर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ये हो सकता है। एक लॉ इसको एग्जैक्टली फॉलो कर लिया गया, तो वहाँ पर डिसेंट तो है ही नहीं। साइलेंस जहाँ पर बनाई गई वहाँ पर डिसेंट तो है ही नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट हो गए, अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग व्यूज़ हैं लोगों के, तो उसमें आर्ग्यूमेंट्स हुए, उसी को बोलते हैं डिसेंट, भी ऑप्शन करेक्ट है। ज्यूरिस्प्रूडेंस डील्स विद, ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब पूछ रहा है भाई किस चीज़ से डील करेगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है फैसले करने का, जो आदमी की जो बुद्धि होती है या उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसको। सोशल कस्टम्स, फिलोसफी ऑफ लॉ, इकोनॉमिक डाटा, हाँ फिलोसफी ऑफ लॉ हो जाएगा, ठीक है, फिलोसफी ऑफ लॉ थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
जुरिस्प्रूडेंस का मतलब ही होता है फिलोसफीज ऑफ लॉ। नेक्स्ट, सिनोनिम बताना है आपको डिस्कोर्स का। डिस्कोर्स का मतलब होता है डिस्कशन। तो कन्फ्लिक्ट, शाउटिंग, डिबेट, विस्पर। विस्पर का मतलब मैंने एक दिन अभी पढ़ाया था, 3-4 दिन पहले विस्पर पढ़ाया था। उसका मतलब होता है फुसफुसाना, बहुत धीरे से किसी बात को बोलना। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना और कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा। तो ये तीनों ऑप्शन तो एकदम अलग हैं। सिनोनियम हो जाएगा डिस्कोर्स का बातचीत यानी कि डिबेट। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एडजुडिकेट कर रहे हैं आप किसी केस को तो मतलब उसमें फैसला कर रहे हो। इग्नोर नहीं कर रहे, डिस्कार्ड नहीं कर रहे, डिसाइड कर रहे हो उसको फॉर्मली। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा फिफ्थ का। एडजुडिकेट का मतलब होता है किसी एक केस को डिसाइड कर देना। सी ऑप्शन करेक्ट है। टू प्रेस्क्राइब इन ए लीगल कॉन्टेक्स्ट मीन्स, प्रेस्क्राइब करने का क्या मतलब होता है? प्रेस्क्राइब करने का मतलब होता है निर्धारित करना, सजेस्ट करना एक मेडिसिन। अच्छा, लीगल कॉन्टेक्स्ट में मेडिसिन का तो कोई मतलब नहीं है, काटो। एनफोर्स करना पनिशमेंट, एनफोर्स करना पनिशमेंट ये भी नहीं है। एनफोर्स पनिशमेंट थोड़ी ना कर रहे हो आप, रिकमेंड कर रहे हो कि किसी एक रूल को सेट कर रहे हो, तो यही तो होता है प्रेस्क्राइब करना। सिक्स्थ का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सेवंथ, अरे आज ये क्वेश्चन थोड़ा सा अरेंजमेंट थोड़ा सा सही नहीं हो पाया इनका, चलो कोई नहीं, ऐसे ही पढ़ लेंगे। विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैलिड, लीगल। ही गेव अ लेजिटिमेट एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, उसने एक लेजिटिमेट एक्सक्यूज दिया है लेट होने के लिए, हो सकता है, ठीक है। दैट वॉज ए लेजिटिमेट फ्रॉड, कोई भी फ्रॉड लेजिटिमेट कैसे हो सकता है? किसी फ्रॉड को आप कह सकते हो कि लीगल फ्रॉड है? नहीं, इलीगल ही होते हैं सारे फ्रॉड। शी परफॉर्म्ड अ लेजिटिमेट मिस्टेक, मिस्टेक करी है तो वो लेजिटिमेट तो नहीं रह जाती, काटो। द स्टोरी वॉज लेजिटिमेट फॉल्स, अच्छा फॉल्स अगर कोई चीज़ है तो लेजिटिमेट कैसे? भाई सच्ची चीज़ तो लेजिटिमेट होगी ना। फॉल्स, मिस्टेक और फ्रॉड, ये तीनों वर्ड्स तो लेजिटिमेट से बिल्कुल अलग हो गए। यही ऑप्शन बचता है, इसी को आप करेक्ट करेंगे। उसने एक लेजिटिमेट एक्सक्यूज दिया है, एक रीज़न दिया है, बहाना दिया है फॉर बीइंग लेट, लेट होने का। ये ऑप्शन करेक्ट है। चूज द बेस्ट मीनिंग ऑफ एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है क्षेत्र या फिर दायरा। रेस्ट्रिक्शन नहीं, सेंटर नहीं, स्कोप ऑफ रेंज। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। एम्बिट का मतलब होता है स्कोप या फिर रेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडिस्पेंसेबल फॉर लाइफ। लाइफ के लिए क्या चीज़ इनडिस्पेंसेबल है, मतलब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, नेसेसरी है, एक्सट्रीमली नेसेसरी। लाइफ के लिए टेलीविज़न बहुत ज़रूरी है, काटो। लाइफ के लिए वाईफाई बहुत ज़रूरी है, मतलब वाईफाई हट जाएगा तो लाइफ खत्म हो जाएगी, नहीं। गोल्ड बहुत ज़्यादा जरूरी है, सोना नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा, नहीं, काटो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज इनडिस्पेंसेबल। ऑक्सीजन को आप बस 5 मिनट के लिए हटा दो दुनिया से, लाइफ खत्म, पूरी दुनिया की लाइफ खत्म। सी ऑप्शन करेक्ट है। अपोजिट बताना है आपको इनिमिकल का। इनिमिकल का मतलब होता है क्या? इनिमी, इनिमी से मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? एनिमी, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर इनिमिकल है मतलब क्या? विरोध में है चीज़ें, हॉस्टिलिटी में है। अग्रेसिव, फ्रेंडली, एडवर्स या फिर हॉस्टाइल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका अपोजिट पूछा है, सॉरी, तो हॉस्टाइल ना करके इसको फ्रेंडली करेंगे। 10th का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। विच ऑफ दीज बेस्ट फिट्स इन, बेटा ध्यान से देख लिया करो इसको कि अपोजिट पूछा है या फिर सिनोनिम पूछा है। एंटोनियम सिनोनिम में कई बार होता है आप सिनोनिम को टिक करके आ जाते हो और एंटोनियम पूछा होता है तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, जैसे हमसे अभी हो गई थी, हमने हॉस्टाइल इसको टिक कर लिया था। लेकिन इसका सही आंसर बी ऑप्शन है, फ्रेंडली, क्योंकि इसका अपोजिट पूछा है। इनिमिकल एनिमिकल होता है और अपोजिट इसका हो जाएगा फ्रेंडली। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बेस्ट फिट्स का मतलब होता है सिनोनिम पूछ रहा है कोरोबोरेटेड का। कोरोबोरेटेड का मतलब पूछ रहा है, कोरोबोरेट का मतलब होता है सर्टिफाइड करना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, डाउट करना नहीं है। सपोर्टेड विद एविडेंस हो सकता है, हाँ हो सकता है कि यही हो जाएगा यार। 11 का सपोर्ट करने को ही तो बोलते हैं कोरोबोरेट करना, तो 11 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट करना नहीं है, इग्नोर करना भी नहीं है, ठीक है, सी ऑप्शन ही करेक्ट है। ट्रांसग्रेशन का मतलब पूछ रहा है। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है किसी एक लिमिट को पार कर जाना, रूल को फॉलो करना नहीं है। वॉयलेशन ऑफ ए रूल और मॉरल कोड, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 12 का। वॉयलेशन को, रूल तोड़ने को, किसी एक मॉरल कोड को तोड़ने को ही बोलते हैं ट्रांसग्रेशन। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। थ्रस्ट ऑफ पॉलिटिकल स्पीच, थ्रस्ट का मतलब होता है मेन आइडिया, लाउडेस्ट पार्ट नहीं, सेंट्रल आइडिया, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है बी। थ्रस्ट का मतलब होता है कि भाई इसका मेन आइडिया क्या है, सेंट्रल पॉइंट क्या है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 14 में विच वर्ड बेस्ट फिट्स, बेस्ट फिट्स का मतलब होता है सिनोनियम। ट्रेनिंग वॉज इनक्रेडिबली डैश एंड एग्जॉस्टिंग, तो ट्रेनिंग कैसी थी, इनक्रेडिबली कैसी थी, लीनियंट थी और एग्जॉस्टिंग। अब देखो एंड से सेम चीज़ें जुड़ती हैं, एंड से जुड़ा हुआ है यहाँ पर एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग का मतलब होता है थकाने वाला, तो लीनियंट तो यहाँ से उल्टा हो गया इसका बिल्कुल, तो लीनियंट तो नहीं आएगा, सुपरफिशियल नहीं आएगा। रिगोरस, काफ़ी ज़्यादा हार्श था, तो हार्श था तभी तो उसने थकाया, एग्जॉस्टिंग तो तभी बना वो, तो रिगरस एंड एग्जॉस्टिंग। सी ऑप्शन करेक्ट है। टेनेट्स आर मोस्ट रिलेटेड टू, टेनेट्स का मतलब क्या होता है भाई? टेनेट्स का मतलब होता है डॉक्ट्रिन्स ऑफ प्रिंसिपल, रेंटेड होम्स, टेम्पररी लॉज और इकोनॉमिक साइकिल्स। नहीं, टेनेट्स का मतलब होता है कोई प्रिंसिपल, किसी चीज़ का सिद्धांत। ए ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्ट्रिन्स और प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट, द फ्रेज लेफ्ट हाई एंड ड्राई का मीनिंग पूछ रहा है। हाई एंड ड्राई, लेफ्ट
हाई एंड ड्राई, आप हाई थे, आपको ज़रूरत थी, लेकिन आपको किसी ने मदद नहीं करी और आपको वैसा ही छोड़कर चला गया। सॉक्ड इन रेन, अब देखो ये ड्राई आया, यहाँ पर सो, मैंने बता रखा है आपको लिटरल मीनिंग कभी नहीं हो सकता, सबसे पहले आप लिटरल मीनिंग वाले ऑप्शन को काट देंगे। लेफ्ट विदाउट हेल्प और रिसोर्सेज इन अ गुड पोजीशन हैविंग टू मैनी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। हेल्प की ज़रूरत थी लेकिन आपको बिना किसी हेल्प के छोड़ दिया गया, बी ऑप्शन करेक्ट। रैप वंस हेड अराउंड समथिंग, आप अपने रैप करोगे अपने हेड को, मतलब आप अपने दिमाग लगाओगे, बुद्धि लगाओगे। वियर ए कैप, अब देखो रैप अ हेड और इस हेड से संबंधित कैप दे दिया, तो ये तो काट दो सबसे पहले। अवॉइड करोगे आप इसको, नहीं। अंडरस्टैंड करोगे एक डिफिकल्ट आइडिया को, हाँ ये हो सकता है कि यही होगा, 17 का सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। कवर इट भी गलत है। अंडरस्टैंड करना किसी एक डिफिकल्ट आइडिया को, वही होता है 17 का सी आंसर करेक्ट है। आइडेंटिफाई करना है आपको करेक्ट यूज ऑफ पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है कोई एक इंपॉर्टेंट पार्ट। फेलियर इज पार्सल टू सक्सेस, फेलियर इज पार्सल टू सक्सेस, पार्ट कहाँ गया इसका पार्ट कहाँ भगा दिया। कंप्लेंट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स, हाँ पॉलिटिक्स में पार्ट एंड पार्सल है क्या, कंप्लेंट बहुत ज़रूरी है, तो पार्ट एंड पार्सल है, इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हो सकता है क्या, हो जाएगा शायद, देख लेते हैं अगली पार्ट्स को। ही सेंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मैसेज का पार्ट एंड पार्सल भेजा, नहीं मैसेज तो आप पूरा भेजोगे यार, पार्ट एंड पार्सल से कहाँ काम चल लेगा, वरना समझ में ही नहीं आएगा। द पार्सल वॉज पार्ट ऑफ द गिफ्ट, अरे ये क्या, मतलब पार्सल गिफ्ट का पार्ट था, काटो यार इसको, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कंप्लेंट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ब्लू आइट पर्सन कौन होता है, जो फेवरेबल पर्सन होता है, ब्लाइंड पर्सन नहीं है। अरे ब्लू आइट का देखो आ गया ना, ब्लू आइट था मतलब उसने ब्लाइंड कर दिया, तो ये तो सबसे पहले कट जाएगा। एक ट्रेवल मेकर को बोलते हैं ब्लू आइट पर्सन, नहीं। समवन हाईली फेवर्ड, हाँ जिसको हाईली फेवर करा जाएगा उसी व्यक्ति को बोलते हैं ब्लू आइट पर्सन, 19 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अपील टू इन दिस सेंटेंस मीन्स, अपील टू का मतलब क्या होता है, अपील करना मतलब क्या, रिक्वेस्ट करना, दरख्वास्त करना। हिज स्टोरी अपील्ड टू द जूरी, जूरी से अपील करते हैं, बोर करते हैं जूरी को, नहीं। इन्फ्लुएंस करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, शॉक कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, तो भाई वो इन्फ्लुएंस करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच फ्रेजल वर्ब्स फिट्स बेस्ट, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी वर्ब आएगी। शी डैश द गवर्नमेंट जॉब लास्ट वीक, उसने क्या करा, अपील करा गवर्नमेंट जॉब के लिए। अपील गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं होता है, अप्लाइड फॉर, हाँ अप्लाई तो करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो शी अप्लाइड फॉर द गवर्नमेंट जॉब लास्ट वीक, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आस्क अराउंड का मतलब पूछ रहा है, आस्क अराउंड का मतलब होता है लोगों से पूछना आसपास के। रिक्वेस्ट करना फोर्सफुली नहीं, इंक्वायर करना बाय आस्किंग सेवरल पीपल, हाँ बहुत सारे लोगों से कंफर्म करना चीज़ों को, पूछना। जैसे आप कहीं जाते हो, किसी एक एड्रेस को पता करते हो, तो आप कई सारे लोगों से पूछते हो, तो क्या करते हो आप, यू आस्क अराउंड अबाउट एनी एड्रेस और एनी पर्सन, तो वो होता है आस्क अराउंड, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट, चूज करना है आपको द करेक्ट यूज ऑफ आस्क फॉर का मतलब पूछ रहा है भाई इसमें। आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना। आई आस्क फॉर हिम लास्ट नाइट मैंने उससे आस्क फॉर किया। आस्क फॉर ए चेयर टू सिट, ही आस्क फॉर अ रेज इन सैलरी, ये ऑप्शन ठीक है। आस्क फॉर उसने क्या करा है, उसने रिक्वेस्ट करी है रेज करने का सैलरी में, डिमांड करी है या फिर रिक्वेस्ट करी है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, फ्रॉग, टोड्स और सैलमेंडर्स बिलोंग टू विच ग्रुप। फ्रॉग्स, मेंढक, टोड्स और सैलमेंडर ये सारी मछलियाँ वगैरह हैं, तो ये किस उसको, मछलियाँ नहीं है, सैलमेंडर क्या होता है कि ग्रुप, एक वो होता है जो पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, तो इनमें से कौन सा, मैमल है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स हैं या फिर इंसेक्ट्स हैं, ये होते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। योग का मीनिंग पूछ रहा सिंबॉलिकली, तो योग का मतलब लिटरल मीनिंग तो योग का होता है क्या, जुआ। जुआ मतलब वो खेलने वाला जुआ नहीं है, जो बैल होते हैं ना, 2 बैल होते हैं, उनके जो कंधे पर रखा होता है ये ऐसे करके, ठीक है, ये जो उनके कंधे पर रखा होता है यहाँ पर पूरा का पूरा, जिससे कि उनको कंट्रोल किया जाता है, उसको बोलते हैं योग। तो ये किस चीज़ का है, फ्रीडम की निशानी है, यूनिटी की, ऑपरेशन या बर्डन या फिर लग्जरी, तो इसमें से क्या हो जाएगा ये भाई, ऑपरेशन ही तो है, दमन ही तो कर रहे हो आप उनका, उस जुए के थ्रू उनको दबा कर ही तो रख रहे हो, उनको कंट्रोल ही तो कर रहे हो, बर्डन ही तो है, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन बचते हैं, इनमें से देखते हैं भाई आपको कौन सा बताना है। विच सिचुएशन इन्वॉल्व्स अब्ल्यूशन, इनमें से कौन सा है अब्ल्यूशन या फिर टी टोटलर किसको बोलते हैं, आप मुझे बताएंगे 27 का आंसर कि भाई टी टोटलर होता कौन है। अब्ल्यूशन का मैं बता देता हूँ, अब्ल्यूशन होता है नहाना, और वो भी धार्मिक रूप से स्नान करना। अभी महाकुंभ हुआ था, तो महाकुंभ क्या था, वहाँ पर क्या कर रहे थे लोग, अब्ल्यूशन कर रहे थे, दैट वाज एन इवेंट ऑफ अब्ल्यूशन। मैराथन को नहीं बोलते, वॉशिंग बिफोर प्रेयर, हाँ वॉश करना खुद को प्रेयर से पहले, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
डिनर बनाने को एब्ल्यूशन थोड़ी बोलते हैं, ड्राइव करने को कार को थोड़ी बोलते हैं। वॉशिंग करना, नहाना, स्नान करना बिफोर प्रेयर, प्रेयर करने से, प्रार्थना करने से पहले, यही होता है एब्ल्यूशन। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला वर्ड आता है टी टोटलर। इसका मीनिंग आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि भाई ये कौन होता है। टी टोटलर कौन व्यक्ति होता है जो मीट को अवॉइड करता है, अल्कोहल को अवॉइड करता है टी को, चाय नहीं पीता, या फिर ईट्स ओनली रॉ फूड, केवल कच्चा खाना खाता है। बताइए भाई कमेंट में कौन होता है। नीचे आंसर की दी गई है, पीडीएफ से मिल जाएगी। आज क्वेश्चन थे 10 के आसपास थे और यहाँ पर थे 27 क्वेश्चन। आज क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा थे, वर्ड्स जाते थे, तो टोटल हो जाते हैं 37। 10 में से अगर आपके 7+ ठीक हो रहे हैं तो आपका स्कोर अच्छा है, और 27 में से आज वर्ड्स तो भाई एकदम खतरनाक वर्ड्स थे, तो 27 में से अगर आपने 20 भी कर लिया ना बेटा तो भाई बढ़िया स्कोर है आपका। तो 37 में से अगर आपके 27 मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं, अच्छा स्कोर है। आज की क्लास डिफिकल्ट है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। 27 मार्क्स अगर कोई स्कोर कर रहा है तो आपका स्कोर अच्छा है। कमेंट में स्कोर जरूर बताएंगे यार, कमेंट में बताया करो भाई चीज़ें, ऐसे इंटरेक्शन नहीं हो पाता है ना भाई। ऑफलाइन क्लास में तो आप इंटरेक्शन कर सकते हो टीचर से, मैं आपसे कैसे इंटरेक्ट करूँगा। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ऑनलाइन क्लास है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके मार्क्स कितने हैं, और 27 का मुझे आंसर बताएंगे। और ऐसे मत करना ABCD मत लिखना, पूरा लिखना। ऑलराइट, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके कमेंट्स पढ़कर। ऑलराइट, चलिए बेटा, आप वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप लगातार मेहनत करते रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है बेटा आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।